हेलो पलक, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेट प्रेप केम एकेडमी। और सबसे पहले तो दिल से बधाई आपको, नेट में 36 रैंक आपकी आई है जेआरएफ के साथ। तो मतलब ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट है और ये प्रूफ है कि हाँ, आपने मेहनत की है और बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। तो हाँ जी, थैंक यू मैम। जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहला थॉट क्या था माइंड में कि मतलब लग रहा था क्लियर हो जाएगा पहले से? जैसे होता है ना, आंसर की वगैरह देख के हमें थोड़ा-सा आइडिया तो लग ही जाता है। मैम जब आंसर देखा तो 50-50% था कि होगा, नहीं होगा। यस मैम, तो डाउट था और जब उसके बाद आया कि इतने नंबर पे कट हो गई, ये तो शॉकिंग था। सबसे पहले तो इतना रैंक तो अज़्यूम नहीं किया था। हाँ, एक्चुअली इस बार पेपर भी थोड़ा उस तरीके का था ना, सबको थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। सबको ही लग रहा यस था मैम, पेपर। पेपर थोड़ा हाँ, ट्रिकी पेपर था। थोड़ा टफ साइड पे था, सभी का ही एग्ज़ाम ऐसा हुआ था। बट ये था कि कट ऑफ थोड़ा नीचे गई, जिस वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी अच्छा द कुछ मतलब पेपर अच्छा करके आए थे, वो सभी क्लैरिफ़ाई कर पाए। मतलब अच्छे लेवल का पेपर था हाँ ये। जी। तो इस बार जिन लोगों ने भी क्लियर ये किया है, मतलब यस मैम। मैं ये कहूँगी कि उनकी मेहनत अच्छे लेवल की रही होगी। मतलब जिसकी भी जो जिसने अच्छे यस मैम। तरीके से हाँ, बढ़िया पढ़ाई की होगी, उसी का ही इस बार क्लियर हो पाया है। चलिए बधाई हो आपको, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। यस मैम। तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले पलक की बात। थैंक यू मैम। 36 रैंक इनकी जीआरएफ में रही है इस बार। और एनआईटी जालंधर से इन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है। और अब आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए पलक सबको। हाँ, तो मेरा नाम पलक है और मैंने सबसे पहले बीएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। देन उसके बाद मैंने जैम क्लियर करके एनआईटी जालंधर से एमएससी पास आउट किया है। ओके। तो मीनवाइल आपने क्या मतलब कुछ कहीं से तैयारी, मतलब किस तरीके से क्या हाँ जी प्रिपेयर? मैम, मैंने कैम एकेडमी से ही मैम मैंने एमएससी के ड्यूरिंग के साथ में ही कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया था नेट का। तो जैसे आपने किस कोर्स के लिए एनरोल किया हुआ था? मैंने मैम गेट के लिए एनरोल कर रखा था। ओके। तो पलक मुझे बताइए, जब आपने गेट और नेट दोनों की तैयारी शुरू की थी, तो मतलब क्या प्लानिंग क्या थी दिमाग में? कि क्या हमें मतलब किस चीज़ को अप्रोच कर रही हूँ मैं? ऐसा कुछ प्लानिंग की हुई थी पहले से? मैम एमएससी के साथ ही टारगेट तो यही था कि जेआरएफ क्वालिफाई करके देन फर्दर पीएचडी करना है। तो ये था कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मतलब पहले से ये श्योर था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो मतलब हाँ जी। ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस लाइन में जाना है या मुझे रिसर्च फील्ड में ही जाना है? मैम सबसे पहले तो ये था बीएससी के बाद जब मैंने स्टार्ट किया जैम का प्रिपरेशन करना, देन उसके बाद इंटरेस्ट और बढ़ता गया। देन एमएससी में भी स्टार्ट हुआ तो ये हुआ कि नहीं, पीएचडी करना चाहिए एमएससी के बाद। तो ये था कि जेआरएफ तो क्लियर करना ही करना है। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये है ना कि नेट का सिलेबस भी हमारा कुछ ऐसा रहता है कि हमें लगता है कि भई एमएससी के साथ वाला ही सिलेबस है, तो उसको एक अच्छे तरीके से हम पढ़ लें। नेट बेसिकली नेट क्लियर तो मुझे ऐसा यस मैम। लगता है सभी को ही अप्रोच करना ही चाहिए, चाहे आप पीएचडी टारगेट कर भी रहे हैं या नहीं भी। क्योंकि नेट का यस सिलेबस मैम। ऐसा है कि उसके थ्रू आप अपने एमएससी के क्लोज़ जाते हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। आप और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स को ही टारगेट कर लेते हैं, अगर नेट का सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हैं। यस। तो चलिए, आप यस। मुझे बताइए आपको मतलब कब लगा ऐसा कि आपकी मेहनत रंग लाई है? कोई ऐसा मोमेंट याद है? मैम ऐसा तो मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब एक लाइन में आप बता सकते हो कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैसे ज़्यादा याद तो नहीं रहता, बट स्टिल कि उस टाइम जब बताया होगा, एक्सपेक्टेड था पहले से या नहीं एक्सपेक्टेड था, ऐसा होता है ना, तो क्या रिएक्शन रहा था? मैम थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि जेआरएफ हो हुँ। सकता है। जैसे हमने आंसर की करा तो देन रिजल्ट आया तो देखा कि 36, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रैंक था। इतना तो प्रिडिक्ट नहीं किया था। मतलब रैंक नहीं एक्सपेक्ट की थी, थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा, बट इतनी अच्छी रैंक से क्लियर होगा ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड नहीं था। पर जब रिजल्ट आया यस मैम। मतलब बल्ले-बल्ले हो गई। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो यस मैम। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, आपने बताया था आपके ब्रदर भी वेट प्रेप से पढ़ चुके हैं, राइट? हाँ जी। हाँ और जी उनमें मैम। आईआईटी रोपड़ में सिलेक्शन हुआ था, आई गेस आईआईटी जैम्स के लिए उन्होंने कोचिंग ली थी यहाँ से, यस मैम। जैम के लिए। जैम के थ्रू हुआ था। यस मैम। तो किस तरीके का एनवायरनमेंट था आपके घर में, मतलब पढ़ाई को लेकर या? मैम उन्होंने ही गाइड किया था। जैसे उन्होंने सबसे पहले कैम एकेडमी से ही कोचिंग लिया था उन्होंने जैम का। तो उन्होंने गाइड किया कि आप
कोचिंग लो, एक बार आईआईटी जैम का पेपर दे के देखो। डन दिया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट और केमिस्ट्री में और बढ़ता गया। देन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये आप जेआरएफ भी क्लियर करो, नेट क्वालिफाई करो, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है। उन्होंने ही सब गाइड किया है। मतलब एक तरीके से एक वो रास्ता दिखा दिया कि हमें इस रास्ते पे यस चलना है, मैम। ऐसा करना है। तो मतलब कोई मतलब घर में ऐसा मतलब पढ़ाई को लेकर माहौल ऐसा ही था कि यस मैम, स्टार्टिंग से ही था। पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, स्टार्टिंग से ही उन्होंने हमेशा हेल्प की है। चलिए अच्छी बात है। तो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है अब हमें, इतनी अच्छी रैंक आप यस मैम। जैन। तो कोई ऐसा मोमेंट कुछ ऐसा है कि जहाँ आपकी फैमिली ने अनएक्सपेक्टेडली आपको सपोर्ट किया हो कि मतलब जहाँ मैम उन्होंने स्टार्टिंग से उन्होंने जो बोला कि जो करना है वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब उन्होंने किसी चीज का बर्डन नहीं डाला कि अगर आपको ये करना है तो ये। ऐसा नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से हमारे ऊपर रखा कि अगर ये करना है तो आप करो, आपकी मर्जी है। मतलब एक तरीके से फ्री माइंडेड थे हम, हमारे ऊपर था कि हमें जो भी यस आप मैम। चूज़ करना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री चूज़ करने के पीछे का क्या रीज़न है? मतलब ऐसा क्या लगा 12th के बाद कि केमिस्ट्री चूज़ करना मैम चाहिए? 12th में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे, तो मेरा स्कूल स्कूल टाइम से इंटरेस्ट केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से ज्यादा ही था। हाँ, ये बहुत मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेरा रीज़न भी यही था एक्चुअली कि केमिस्ट्री में मार्क्स सबसे ज़्यादा थे तो लग रहा था नहीं ये तो हो जाएगी मुझसे। तो ये सोचकर मैंने भी केमिस्ट्री ली थी। चलिए अच्छी बात है। तो अच्छा कुछ अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। प्रिपरेशन की जैसे जर्नी आपकी रही पूरे आपने तैयारी की। तो एमएससी फर्स्ट ईयर से आपने बताया कि आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी नेट की। मतलब गेट के लिए यस मैम। बेसिकली आपने कोर्स लिया था। बट हमें सबको पता है कि जो गेट का सिलेबस सिलेबस। होता है अगर हम उसको कवर कर लेते हैं तो नेट का उसी में इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि गेट में तो फिर भी क्वेश्चंस थोड़ा एमएसक्यू भी आते हैं, एनईटी भी आते हैं और हमारा नेट में क्या होता है सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं और प्लस चॉइसेस भी होती हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है गेट का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर नेट तो आपका उसी के अंदर से निकल जाता है। तो मतलब पूरा प्रिपरेशन फेज़ कैसा था? मतलब किस तरीके से मैनेज किया आपने? जैसे एमएससी भी की साथ-साथ प्रिपरेशन आपकी क्लासेस भी रही होंगी ऑनलाइन जैसे आप यस ऑनलाइन आपका कोर्स था। तो क्या मतलब किस तरीके से आपकी टाइमिंग्स रहती थी या किस तरीके से मतलब थोड़ा ये बताइए सभी को? मैम, ये था जैसे हमने जैम की प्रिपरेशन की थी तो हमारा मोस्टली सिलेबस तो जैम के थ्रू हमारा कवर हो जाता है। बट जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है वो हमारा एमएससी में साथ में ही अगर हम कवर करेंगे, हमारे पास इनफ टाइम होता है एमएससी फर्स्ट ईयर में बेसिकली कि हम सिलेबस कवर कर सकते हैं, हम क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर हम एक टाइम मैनेजमेंट रख के अगर हम सब कुछ करें तो ये पॉसिबल था। देन हमारे पास इतना टाइम है कि हम बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू, स्प्रिंट, गोल, मैराथन, ये सब हम कर सकते हैं। हाँ, मतलब इन अ नटशेल बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हो तो ड्यूरिंग योर एमएससी वो बेस्ट टाइम होता है। किसी भी एस्पिरेंट यस के मैम। लिए एमएससी के दौरान उसको करना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के टच में होते हैं। आप साइमल्टेनियसली यस उन मैम। टॉपिक्स को अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी दे रहे होते हैं। यस। प्रोफ़ेसर से भी आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है और फिर प्लस लाइब्रेरी मिल जाती है, पूरी बुक्स का सेट वहाँ पर मिल जाता है। यस मैम। तो किस तरीके से मतलब जैसे प्रिपरेशन आपने की तो पहले भी इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया था आपने? नहीं मैम, मैंने एक नहीं, एक बार दिया था मैंने अटेम्प्ट। देन मेरा पीएचडी ओनली हुआ था उसमें। ओके, तो वो ऐसे हल्का-फुल्का टाइप सा अटेम्प्ट होगा? मतलब ये वो बस एक बार ट्राई करने आई किया था एमएससी के। प्रॉपर तरी तरी तैयारी करके नहीं था वो? मतलब हम ये कहेंगे नहीं मैम, पूरी लगती हाँ। पैटर्न पता लग जाता कि क्वेश्चंस किस टाइप के नहीं, आते हैं। बिल्कुल वो होना भी चाहिए, सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एटलीस्ट जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सेंटर दूर है, नहीं देने चाहते, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस ही ऐड होता है जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो। यस कुछ ना मैम। कुछ हम उससे सीखते हैं, तो हमें कभी भी अपने एग्ज़ाम्स को स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी तैयारी है या नहीं। हमें ज़रूर वो यस। एग्ज़ाम कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है, राइट? तो वो आज पलक से भी हमने सुना कि मतलब पहले एग्ज़ाम से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने भी सीखा ही होगा, यस मैम। एक एक्सपीरियंस तो हमें मिलता ही है। तो आपके हिसाब से ये बताइए पलक कि एक एस्पिरेंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? मतलब लेज़ीनेस, डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग? सबसे मेन तो मैम ओवरथिंकिंग की, लेज़ीनेस, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, कि अगर हम ज़्यादा ओवरथिंक कर देते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, हम कितना ही ट्राई कर रहे हैं, एक बार हम गिव अप भी कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए।
हो मतलब जाता है मैम, ये नहीं है हमारे पास इनफ टाइम होते कि अगर हम कर ले, जैसे हमारा ड्रॉप होगा तो हम ये सोचते हैं कि हमारा नहीं होगा। एक ला पेपर के पास आके हमारा थोड़ा शेड्यूल ऐसे लगता है कि नहीं, ओवरथिंकिंग हो जाती है, होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? लाइक बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आते हैं तो एकदम पैनिक सिचुएशन में होते हैं कि हमारा तो इतना बैकलॉग हो गया है, अब हम कैसे कवर करेंगे, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? थोड़ा-सा कुछ जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, सेमेस्टर एग्जाम्स भी आते हैं बीच में, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में हम थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ की क्लासेस मिस होने लग जाती हैं, कुछ पीछे रह जाता है, बैकलॉग्स रह जाते हैं, तो उन बैकलॉग्स को कवर किस तरीके से मतलब किया आपने? मैम, ये था कि जब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, तो हमारे पास विंटर वैकेशन या समर वैकेशन आता है हमारे पास, तो हमारे पास उसमें इतना इनफ टाइम होता है कि जो हमारे सेमेस्टर में जो हमारे टॉपिक्स हैं या जो हमारे चैप्टर्स हैं वो आएँगे, अगर हम उनको पहले ही कवर कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। देन फिर लास्ट में ये होता है कि अगर हमारे पास इतना इनफ टाइम होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दे सकें। ओके। मतलब देखिए, इन अ नटशेल फिर से वही बात वही है कि आपका जो नेट का सिलेबस है, वो आपके एमएससी के साथ-साथ चलता है। तो बेटर है कि हम यस ये अपने फर्स्ट ईयर में ही हम कोशिश करें कि जो हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस है, वो हम अपने जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, मैम, यस उसको कवर कर लें। सो दैट सेकंड ईयर हमारा थोड़ा-सा फ्री हो जाए। अगर हमारा फ्री हो जाएगा, तो यस हमारे पास ऑब्वियसली टाइम रहेगा कि हम टेस्ट सीरीज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इन सब पे ध्यान दे सकें। तो वो एक पूरा टेन्योर यस में हम इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट। यस मैम। तो अच्छा एक और चीज़ बताइए पलक, ये बहुत सारे बच्चों को की दिक्कत होती है कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान ऐसा बहुत बार लगता है कि समझ नहीं आ रहा या सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा बहुत जगह होता है, ऐसे बहुत टाइम पे होता है। तो उसे कैसे अप्रोच करें कि लाइक जैसे इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है या वही बार-बार डीमोटिवेशन, मतलब कॉमन प्रॉब्लम मुझे जो लगता है स्टूडेंट्स की वो ये डीमोटिवेशन और ओवरथिंकिंग आज के टाइम पे। सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि हमसे होगा ही नहीं और इसी चक्कर में फिर उसी में ही लगे रहते हैं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। फिर वही टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता। तो क्या किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें पहली बात तो? और क्या हमारी अप्रोच? मैम, यही है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कि बिकॉज़ हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना हमारे साथ होगा। और अगर जैसे कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, अगर हम उनसे बात करें तो उनसे सही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो रहे या कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर हम डिस्कस कर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, कि अगर हम ओवरथिंकिंग करते रहे उस चीज़ को। हाँ, मतलब बेटर है कि आप ये सोचने की बजाय कि हमसे नहीं होगा, उसको थोड़ा-सा चीज़ को पुट अप करें दूसरों के सामने। हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए और फिर इससे इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। यस आप मैम। खुद अकेले-अकेले प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका कहीं न कहीं इंटरेस्ट लूज़ होता ही है। बट आप यस कोई भी हाँ, मतलब अगर जैसे अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो घर से प्रिपरेशन करते हैं, मतलब वो कॉलेज गोइंग नहीं है या आफ्टर एमएससी अपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको जैसे आप अगर खुद से आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मतलब सेशंस में बेसिकली। यस मैम। तो उससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आप लाइव किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो मुझे पलक यस। आपने भी कुछ ऐसे कोई स्ट्रैटेजी अपनाई थी या कुछ अपनी प्रिपरेशन के टाइम या खुद ही प्रिपरेशन किस तरीके से की थी मतलब? नहीं मैम, मैंने यूट्यूब से बहुत किए थे। इनफैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्टली यूट्यूब से किए थे। जो हमारे एनपीएल सेशंस होते थे, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते थे। तो उसमें हम क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, हम उसको नोट डाउन कर ले, ताकि अगर हम पेपर के पास आके उनको रिवाइज कर ले तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। बहुत बार तो ऐसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स से उठ के आया। जैम के टाइम ऐसा हुआ था कि जो 2-3 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट उठ के हमारे नोट्स में से सीधा आए थे। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ, मतलब ओवरऑल बात ये है कि आपको अपने नोट्स को पहली बात तो रिगरसली फॉलो करना है क्योंकि वही यस है मैम। सब कुछ जो सार जिसे कहते हैं हम। मतलब बुक्स हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए थोड़ा-सा अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। बट अगर एग्ज़ाम स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली वही एक कड़ी है जो आपको आगे-आगे लेकर जाएगी। अपने नोट्स पूरे यस मैम। कंप्लीट करने हैं एंड देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए भी अगर आप लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। थोड़ा इंटरेस्ट यस मैम। लूज़ नहीं होता है। इंटरेस्ट डेवलप
यस मैम, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। अगर हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो हमारे को डाउट आते हैं, वो साथ-साथ अगर सॉल्व हो जाए तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होता है। वरना लास्ट में हमारा एक बैकअप रह मतलब कुछ रह जाता है, जिससे हमारे फिर वो डाउट है, वो डाउट ही रह जाता है। अच्छा, आप लाइव बैच से थी पलक या रिकॉर्डेड बैच से थी? मैम मैंने जैम के टाइम लाइव था मेरा, ओके, ओके। देन उसके मतलब यस मैम। तो क्या मतलब दोनों में क्या लगा कि डिफरेंस मतलब प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कुछ ऐसा प्रोस एंड कॉन्स? लाइव मैम पढ़ने का प्लस पॉइंट रिकॉर्डेड तो ये था पढ़ने कि लाइव पढ़ने में ये था कि हमारा सब कुछ टाइम पे होता था। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास इतने बजे अगर हम ये ले लें, देन हमारी नेक्स्ट क्लास सब कुछ शेड्यूल था, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था ऊपर-नीचे वगैरह। और हमारे जो डाउट्स थे, सबसे मेन तो हमारे डाउट्स होते हैं, वो साथ-साथ सॉल्व होके देन हम उसको पढ़ते थे तो हमें याद रहता था वो ज़्यादा समय तक। रिकॉर्डेड में ऐसा था मैम कि अगर हमने कर लिया, फिर अगर हम छोड़ दें तो वो रह ही जाता था। फिर उसको हम ऐसा नहीं था कि दोबारा पढ़ लें। मतलब रिकॉर्डेड में एक तो कोई भी शेड्यूल नहीं होता, मेन चीज़ तो ये होती है और यस मैम, कोई सबसे बड़ी शेड्यूल नहीं। दिक्कत ये आती है कि कोई डंडा नहीं होता सर पे। जैसे लाइन्स में तो ये होता है कि अब क्लास है, लेनी है तो लेनी है। रिकॉर्डेड में थोड़ा अपनी मनमर्ज़ी चल जाती है और वो हम थोड़ा-सा फिर वहाँ अ, जैसे कहते हैं थोड़ा-सा चीज़ें छोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जी। मतलब दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, किसी को रिकॉर्डेड पसंद है, किसी को लाइव पसंद है। चलिए, तो यस मैम। ओवरऑल आपका वेट प्रेप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब मैं फ्रॉम बेस्ट स्टार्टिंग। एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा। मैंने तो स्टार्ट ही इधर से ही किया था। सबसे पहले तो जैम का इधर से किया था, देन टीचर्स ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उससे डेवलप मतलब इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता गया कि नहीं ये हो सकता है। देन हमारे क्वेश्चन सोचना, जैसे कुछ क्वेश्चंस डाउट आना वो सॉल्व हो जाना या फिर उसका कुछ पता लगाना बहुत अच्छा था। टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमारे डाउट लिए हैं। ओवरऑल सब बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस तो। तो अभी जो बच्चे नेट, गेट या जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए या किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैम सबसे पहले तो हमारा एक टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बना लिया कि आज पूरे दिन में ये करना है, तो हमें कैसे ही वो कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे वो जल्दी हो जाए, चाहे वो लेट। बट वो हमारा कहना है एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि हमारा अगर ये चैप्टर करना है, तो हमें ये कंप्लीट करना है, नो मैटर कितना ही लेट हो या ना हो। नहीं, जैसे फिर हमारा ऐसा ये और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। हुँ। नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि हम किसी टॉपिक में घुसे तो बहुत टाइम लग गया हमें। तो हम दूसरे मतलब हमारा टाइम सारा उसी में चला गया। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कैसे टैकल करें उस चीज़ को? मतलब आप ऐसे क्या तो करती थी कि जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको भी ऐसे लगे होंगे। जैसे आपका फ़ेवरेट क्या था? चलिए ये बताइए, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या पढ़ना अच्छा? मैम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ओके। तो मतलब फिर आपने एक तरीके से नेट में अपना ऑर्गेनिक को प्रेफ़रेंस दी थी, मतलब ऑर्गेनिक को एक मेजर टॉपिक में रखा था। ठीक है। यस तो मैम। जैसे फिज़िकल आपको कम समझ में आती, मतलब कम अच्छी लगती थी, ऐसा कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक मैम, फिजिकल तो इनऑर्गेनिक। क्वेश्चंस हो जाते ओके। तो जो हैं। टॉपिक्स आपको कम अच्छे लगते थे, तो उनसे कैसे टैकल करते थे? या जिसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता था करने में? फिल्टर से मतलब उनमें बच्चे जैसे ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, जैसे किसी को न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम लगता है फिज़िकल में, तो वो कहते हैं कि मैम हमें सारा टाइम इसी में ही लग गया, एक ही टॉपिक में लग गया और फिर उसी को लेकर वो डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को किस तरीके से मतलब करना चाहिए कि क्या हम उस टॉपिक को स्किप कर दें या उसको बाद के लिए छोड़ दें या सबसे पहले उसे ही खत्म करें चाहे जितना टाइम लगे? मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी ऐसे टॉपिक्स को लेकर? मैम ये ऐसा था कि फॉर एग्जांपल हमारा ये है कि हम 100% सिलेबस तो नहीं कर सकती। हमें हमारा ये होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें कोई टॉपिक नहीं समझ आया, हम उस पे इतना टाइम दे रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आया, उसको अगर हम एक बार स्किप करके अगर हम कोई और टॉपिक जो हमें आता है, अगर वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम उस पे ज़्यादा टाइम लगाएँ तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल। एज़ कम्पेयर टू ये कि अगर वो हमें ना आए। मतलब बेटर है कि नेट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर हमारा कोई टॉपिक ज़्यादा फँस रहा है, हमारा उस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो समझ लेना कि वो आपका चाहे टॉपिक इम्पोर्टेंट ही हो बट आपके लिए नहीं बना वो टॉपिक, तो आप उसको फिलहाल के लिए
स्किप कर दीजिए। अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो उसे स्किप कर दीजिए और कोई जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट भी है, उस पे ज़्यादा टाइम लगाएँ ताकि हम उससे तो मार्क्स गेन कर पाएँ एटलीस्ट। ठीक है? तो ये हमारी यस मैम, स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में तो यस मैम, स्टार्टिंग में तो ये था कि मुझे ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा टफ लगती थी। इनफैक्ट जब जैम का पेपर है तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल थी, देन ऑर्गेनिक ठीक था, ऐसे था कि ये होगा नहीं क्वेश्चन, इतना ट्रिकी मैकेनिज्म वगैरह। देन फिर एमएससी में जाते देन उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो टाइम के साथ ही ये सब कुछ होगा, धीरे 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 धीरे। एमएससी में भी आपका कोई स्पेशलाइज़ेशन था मतलब किसी पर्टिकुलर में, टॉपिक में? मैम मैंने प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक से ही किया था। ऑर्गेनिक्स से किया था, ओके। यस तो मैम। जैसे अभी आप पीएचडी का प्लान कर रहे हैं, राइट? तो हाँ जी। मतलब जैसे आगे पीएचडी में रिसर्च करते टाइम आपके लिए मतलब क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? कि मेंटर को आप प्रेफ़रेंस देंगे कि मुझे तो इसी मेंटर के अंडर पीएचडी करनी है या टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? या प्रोसेस कि मुझे इस फ़ील्ड में करना है ऐसा कुछ? मैम जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फील्ड ऑर्गेनिक है, तो मैं मेरी प्रेफ़रेंस ऑर्गेनिक को ही रहेगी, और सबसे ज़्यादा तो मेंटर इम्पोर्टेंट होंगे। उनका वर्क कैसा है सबसे पहले वो देखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटर हमारे अच्छे हैं, सारे टीचर्स अगर हमारे अच्छे हैं, देन हमारा इंटरेस्ट और डेवलप होता है उससे। तो मतलब मेंटर आप सबसे पहले मेंटर देखेंगी कि कौन आपको किसके अंडर पीएचडी करनी है, फिर चाहे टॉपिक आपको चेंज करना पड़े तो उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको, आप टॉपिक चेंज कर लेंगी। मतलब जैसे ही मैम होता है जैसे हुँ। बताइए? जैसे मैंने ऑर्गेनिक में करना है, तो मैं सबसे पहले उनका वर्क देखना है कि ये मेरे काम से रिलेटेड, अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा, देन मैं उसके बाद वहाँ अप्लाई करना प्रेफ़र करते हैं। हुँ, हुँ। तो आपने कुछ सोचा है वैसे आप कौन से टॉपिक से करेंगी पीएचडी, कुछ चूज़ किया हुआ है? मैम मैंने ऑर्गेनिक से ही करना है वैसे तो। ऑर्गेनिक से करना है मतलब उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं सोचा हुआ, बस ये है कि हाँ ऑर्गेनिक से मतलब जो भी ऑर्गेनिक में यस अच्छा मैम, मेडिकल जैसे ऑर्गेनिक फील्ड मिल जाते हैं तो उनके अंडर आप ऑर्गेनिक से अपना पीएचडी को परस्यू करेंगी हाँ जी और मैम, एक जैसे अच्छी मेरा फेलोशिप तो आपको मिल ही रही है। यस मैम, जैसे टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हमारा सेमीकंडक्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब था, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड मतलब थैंक आप यू मैम। अपनी पीएचडी के लिए, आपकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू मैम। चलिए तो जैसे आप एमएससी में थी अपने एनआईटी जालंधर में, राइट? तो यस क्या मतलब वहाँ पर माहौल क्या था? मतलब किस तरीके के आपके प्रोफ़ेसर्स थे या आस-पास के जो आपके मतलब जो आपके साथ पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स मतलब क्या वो भी मतलब तैयारी कर रहे थे आपके साथ-साथ नेट की, गेट की कहीं से? किस तरीके का माहौल था थोड़ा-सा ये बताइए? यस मैम, मैम एनआईटी जालंधर का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट था। इनफैक्ट वहाँ के जो टीचर्स थे वो हाँ स्टूडेंट्स को बोलते थे कि आपको करना है, कोई भी डाउट आए किसी क्वेश्चंस में, देन वो बोलते थे कि आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। कभी भी अगर हम उनसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस जितने होते थे ऑलमोस्ट हम सब ट्राई करते थे। स्टडी मटेरियल वहाँ का सबसे अच्छा था। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से ही मैम, और इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स भी वहाँ बहुत अच्छे थे। सभी ऑलमोस्ट नेट गेट का ही टारगेट मेन रख के यही चलते थे कि हमारा नेट क्लियर हो, गेट क्वालीफाई हो ऐसा। ओवरऑल एनवायरनमेंट वहाँ का बेस्ट था। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे थे मतलब पहले से ऐसा था कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं मतलब मैं जानती हूँ उनको? नहीं मैम, मेरा तो ऑनलाइन कोचिंग था, तो मुझे तो किसी अच्छा। का आइडिया नहीं था उधर। ओके, ओके। मतलब फर्स्ट टाइम ही एक तरीके से मतलब आपकी बैच से या आपके कॉलेज से बीएससी में जो आपका कॉलेज था उससे ऐसा नहीं था कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी वहीं का गए हों नहीं मैम, आफ्टर रेज़ोल्यूशंस? ओके। नो मैम। तो अगर एक चीज़ आपको बतानी हो जो आपने विद प्रेप से सीखी है एक्सेप्ट फ्रॉम बुक्स मतलब जो बुक्स में नहीं लिखी ऑब्वियसली नोट्स में तो आपने बहुत कुछ लिखा ही है जो यहाँ से सीखा है। कुछ और ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है जो आपने यहाँ से सीखी हो, जो आपको अपनी लाइफ़ में लगा है कि हाँ, मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, वो क्या होगी? मैम यही कि मेहनत करते रहो, जैसे हमारी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है। जैसे टीचर्स बोलते हैं कि हम इतनी देर पढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत डेडिकेशन दिखाया है स्टूडेंट्स को, और उन्होंने कभी भी ऐसे ये नहीं कि उन्होंने दिखाया है कि हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है।
वेद सर ने भी बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने जो हमें पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन बहुत ऐसे उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, मतलब ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस था। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जो हमने नोट्स बना लेते हैं, वो तो चलिए एक तरफ है, वो तो हमें अपने एग्ज़ाम्स में काम आती हैं। बट उसके अलावा जो चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीचर से सीख लेते हैं, कि टीचर्स जो हमें मोटिवेट कर जाते हैं, अपनी स्टोरीज़ बताकर भी जो कई बार टीचर्स यस, मोटिवेट कर जाते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कि हमें हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। यस मैम। तो कभी अपना कंपैरिज़न भी किसी से किया आपने जैसे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन या बस अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान रखा? नहीं मैम, कंपैरिज़न तो नहीं था ऐसा। और वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था मैम, वहाँ सभी ऐसा था, कोई भी इनफैक्ट कोई भी अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता तो ये था कि हम सोल्व कर सकते हैं वहाँ पे। ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं था कि ये मुझे आता है तो मैं नहीं बता सकता या फिर ऐसा कुछ। तो अपनी जैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को चेक करती थी? लाइक कि टेस्ट सीरीज़ मतलब कि अब मैंने इतना असाइनमेंट ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या मुझसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मेरी स्प्रिंट गोल में जो भी मेरी बुक है उसके, या मैं टेस्ट में इतना परफ़ॉर्म कर पा रही हूँ, तो क्या पैरामीटर क्या रखा हुआ था आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए? मैम हम सबसे पहले तो ये था, कोई भी हमने कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट किया होता है ना, उसको हम सबसे पहले नोट्स पढ़ना, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट है। वो एक बैकबोन है कोई भी चीज़ को सोल्व करने के लिए। अगर हमें नोट्स हमारे अच्छे से हो गए, देन उसके बाद हम स्प्रिंट्स के गोल सबसे पहले हम गोल पीवाईक्यू ये वो सबसे पहले वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही मोस्टली कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। देन उसके बाद हम स्प्रिंट्स के क्वेश्चन लगाते थे। देन उसके बाद यूट्यूब से हमने बहुत प्रैक्टिस किया ऐसा। मतलब एनपीएल का काफ़ी रोल रहा। एनपीएल के यस, क्वेश्चंस आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगे। बिकॉज़ एक तरीके से एक यस, पूरा चैप्टर का एक रिवीजन हो जाता है। रिवीजन प्लस उस पे जितने भी यस पॉसिबल मैम। क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक ही साथ लाइव आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं। यस मैम। और अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हमने नोट्स पढ़ने के बाद देन हम मैराथन वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैराथन में एक टाइप से हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट ओवरऑल हो जाता है। रिवाइज़ हो जाता है मतलब जैसे खुद से यस, रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा तो बेस्ट होता है कि हम उस तरीके से किसी के यस, साथ लाइव कुछ कर लें या मैराथन देख लें यूट्यूब पे, तो उससे क्या है कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी यस, ऐसा ही हुआ है। जैसे मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक थी स्टार्टिंग से थोड़ा कम समझ में आती थी। बट मैंने उसको ऐसा नहीं था छोड़ा नहीं। मैंने यही किया उसके लिए स्ट्रैटेजी यही अपनाई। खुद से नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो उसको लाइव पढ़ लिया किसी भी तरीके यस, से। तो उससे क्या है बेटर आपको अप्रोच भी मिलती है, सबसे सीखने को भी मिलता है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है मेन। यस मैम। तो अगर आप वो 2022 वाली पलक से मतलब मिलती हैं अगर, जिसने वेद प्रेप के साथ तैयारी स्टार्ट की थी और उसके बाद एनआईटी जालंधर क्लियर किया था, तो क्या कहना चाहेंगी आप आज की? आज देखो मैंने नेट क्लियर कर लिया है, जेआरएफ क्लियर कर लिया है। मैम ये था जब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो ऐसा लगता था कि ये चीज़ तो कभी पढ़ी, सब चीज़ नई हुँ। नई लगती थी। मतलब सब कुछ ये कैसे देन उसके बाद एग्जाम के बाद थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो उसके साथ हमारा ये था कि ये हमें पहले से आता है जो हमने जैम में कर रखा था। तो ये था ये हमारा और बेसिक फाउंडेशन एक जब बन जाता है ना, तो आगे के लिए वैसे भी हमारे पास हमें कॉन्फिडेंस आता है हर टॉपिक में। यस मैम, एक ये हो कि पहले से बेसिक क्लियर हो, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है तो स्टार्टिंग से। मतलब चाहे आप किसी भी हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की अ, नेट की या जियो साइंटिस्ट जैसे अच्छे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप कर रहे हैं, यस, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी। यस, जैसे पलक ने भी यही किया जैम के टाइम पर विद प्रेप से पढ़ाई की और बेसिक्स को अपना टाइम दिया, बेसिक्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग किया। एक्चुअली हम यही 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 होता है। हम भी जब मैंने भी जब सीखा था तो यही था मेरे साथ भी कि चीज़ें ऐसे नई-नई लगती थी, अच्छा इसका मतलब ये होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो पता चला अच्छा सेल का मतलब एक्चुअल में ये होता है जो अभी तक हम बस किताबों में कई बार रट लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं पर मतलब नहीं समझ में आता था। तो उसी से इंटरेस्ट भी हमारा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम में। यस मैम। तो और कोई ऐसे जनरल एडवाइस जो अच्छा गर्ल्स को क्या कुछ गर्ल्स के लिए कोई एडवाइस आप देना चाहेंगी या कुछ ऐसी लाइन्स जो उन्हें मोटिवेट कर सके?
ऐसी बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ती भी हैं बट किसी रीज़न की वज़ह से थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड भी फ़ील करती हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि क्या करना है इतना पढ़ के? मतलब बहुत सारे देखा है मैंने गर्ल्स को कि ठीक है, हो गई एमएससी कर ली है, अब आगे क्या करना है? मतलब तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि जिससे थोड़ा उनको भी मोटिवेशन आए कि नहीं हमें आगे पढ़ना चाहिए, हमें भी नेट क्लियर करना चाहिए? तो कोई स्पेशल मैसेज ऐसा गर्ल्स के लिए? मैम ऐसे तो यही है कि हमें बस ये नहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या ही होगा कि बस हमारा स्टार्टिंग से ये है कि हम पढ़ पढ़ लिख के ये है कि हम इक्वालिटी वही हाँ, मतलब हमें एक ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो क्या ही करेंगे पढ़ के। हमें मुझे तो ऐसा लगता है योर करियर शुड बी योर प्रायोरिटी गर्ल्स के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी करियर ही होना चाहिए। उसके बाद एक बार आप अपने करियर में एस्टैब्लिश कर लीजिए, उसको सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद फिर आप अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक है, अलग अपनी-अपनी डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अ, बैचलर्स मतलब आपने किया है बीएससी, एमएससी 5 साल दिए हैं किसी सब्जेक्ट को, तो एटलीस्ट हमें उस सब्जेक्ट के साथ तो एटलीस्ट जस्टिस करना ही चाहिए। उसको तो एटलीस्ट सीखना ही चाहिए, ताकि हम किसी को बताएँ तो हम ये कह सकें कि हाँ, हमें ये आता है, हमने 5 साल पढ़ा है, इतना हमें आता है, हम कुछ कर सकते हैं इस तो ठीक है। इसमें तो ठीक है पलक, ओवरऑल अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन मतलब आपकी जर्नी को सुनकर और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल देखकर, क्या आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा? तो और कुछ ऐसा आप जो आप शेयर करना चाहती हैं, जो आज के एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको जो मोटिवेट कर सके जो चीज़ मतलब आपकी रैंक, आपका रिज़ल्ट तो उन्हें मोटिवेट कर ही रहा है, बट कुछ एक ऐसा उन्हें मिल जाए कि जिस वज़ह से जिससे उन्हें लगे कि नहीं, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी इनके जैसा बनना है, जीआरएफ क्लियर करना है। मैम सबसे पहले तो ये कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर कभी लगे कि हाँ, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, देन मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत है, तो अगर हम उनको सुन के भी मोटिवेट हो सकते हैं और सेकंड टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें लगे कि नहीं हो रहा, नहीं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम जितनी करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। बिल्कुल। इससे हमारे लिए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन्स अगर हम उनको नोट डाउन कर लेंगे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कभी भी डिमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो सबको यही एक टिप दी है कि डिमोटिवेशन नहीं रखना है। चाहे आपकी तैयारी मतलब आपको ये लग रहा है हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, एटलीस्ट आपको तैयारी अपनी लगातार करते रहना है क्योंकि आप करेंगे तैयारी, पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर लेंगे। मतलब और मैम पॉजिटिव थिंकिंग भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें स्टार्टिंग से यही सोचना चाहिए दैट आई विल डू इट। आई विल डू इट, वेरी वेरी गुड, आई विल डू इट क्यों अगर मैंने मैंने सोच लिया आई विल डू इट तो आई विल डू इट एक्चुअली वो हो जाएगा। यस कहते हैं ना मैम। हम किसी चीज़ को कंस्पायर करते हैं, तो यूनिवर्स भी उसको कंस्पायर करता है, वो होने लग यस। जाती हैं चीज़ें। आज नहीं, कल नहीं, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में होगा बट क्लियर होगा। ये एग्ज़ाम नहीं कोई और एग्ज़ाम होगा मतलब बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप यस कोई मैम एग्ज़ाम है पॉजिटिव। हाँ, पॉज़िटिविटी के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए पलक, नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके एक्सपीरियंस को सुनकर और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके रिज़ल्ट से और आपके जो जर्नी रही है, जो आपने प्रिपरेशन की है और आगे भी जो आपका विज़न है कि मुझे पीएचडी करनी है, ऐसे करनी है, ये करनी है, उसको देखकर मोटिवेटेड फ़ील करेंगे और अपनी तैयारी को अभी जहाँ पर भी हैं, उसको आज ही से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की तरफ लेकर जाएँगे। मतलब अब इसके बाद देखिए, अब बहुत बार पलक ने ये तो बता दिया कि मोटिवेशन आपको कहीं पर भी लूज़ नहीं करना है। जब भी ऐसा लगे मोटिवेशन लूज़ हो रहा है, उसको फटाफट से उसको रिचार्ज कर लेना है। ठीक है? तो ये टिप रहेगी आज मतलब ये टिप रही पलक की तरफ से। तो चलिए पलक, सेशन को अभी यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ। तो वन यस लास्ट मैम। वन लास्ट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि इसने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। एक थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, यस कि मैम। भई थोड़ा-सा कंपैरिज़न मतलब ये होना चाहिए कि भई वो कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? यस हम। तो इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ हमें थोड़ा-सा चलना चाहिए। तो यस चलिए, मैम। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और इसी के साथ यस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ।